ओके ठीक है। और एक सिंपल लेवल का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम। एक्चुअली एससी वर्मा में वर्क एनर्जी पावर का इसमें क्या बताया गया, देखो कंटेंट जो दिया है हमें यहाँ पे एक कर्व सरफेस दिया है कुछ इस तरह से, लाइक दिस। ओके, ये पॉइंट पकड़ते हैं हम और ये वाला आपका कुछ इस तरह से बी पॉइंट होगा। यहाँ पे बी पॉइंट है सपोज, और ये पूरा का पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा स्मूथ पॉइंट है, राइट है। और यहाँ पे एक ब्लॉक प्लेस किया है शुरू में, जिसका मास 10 न्यूटन दिया है आपको। ये वाला 10 न्यूटन मास है इसका। एक्चुअली इसका ये वेट होगा, ठीक है, ये वाला वेट दिया है उसको। और जाहिर सी बात है कि ये वाला जो सरफेस, ये वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट ये ग्राउंड सरफेस से कुछ दूरी पर है, कुछ हाइट पर इंक्लाइंड है। और ये वाली हाइट दी है आपको 1 मीटर। कितने दिए? 1 मीटर दिए। और आपको क्वेश्चन पूछा है कि जब ये ब्लॉक हम रिलीज करेंगे, छोड़ेंगे यहाँ से, तब ये यहाँ से ए से लेकर बी तक तो स्मूथली ट्रैवल करेगा। ओके, लेकिन बी पॉइंट के बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये बी पॉइंट छोड़ने के बाद, यानी जस्ट आफ्टर रिलीजिंग द कर्व सरफेस छोड़ने के जस्ट बाद, ये वाला जो सरफेस है हॉरिजॉन्टल सरफेस, ये रफ सरफेस है अभी। और इस रफ सरफेस का कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स 0.20 दिया है आपको, राइट है। ये वाला कंटेंट है। तो आपको बोला गया है कि जब ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ट्रैवल करेगा, यहाँ तक ट्रैवल करेगा, और उसके बाद जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेस करेगा, सपोज मान के चलते कि बी को क्रॉस करके कुछ डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है सपोज, ठीक है। तो वो डिस्टेंस आपको सपोज यहाँ से लेकर यहाँ तक गया, एक्स डिस्टेंस ट्रैवल किया उसने, तो एक्स की वैल्यू निकालनी है आपको। कंसेप्ट आपको समझ में होगा। आपको क्या पूछा है, ये पोजीशन से एक ब्लॉक जो कि 10 न्यूटन वेइंग मास रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, उसको मैंने रिलीज कर दिया। रिलीज कर देने के बाद बी पोजीशन क्रॉस करके वो हॉरिजॉन्टल कुछ तो भी डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। तो वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर रहा है वो पूछा है हमें, ठीक है। तो कंसेप्ट के हिसाब से देखो, अभी अगर मैं इस केस में अगर मैं वर्क एनर्जी थ्योरम अगर लगाता हूँ, ठीक है, तो वर्क एनर्जी थ्योरम यहाँ पे वैलिड नहीं होगा। इसके पीछे रीजन है, क्योंकि वर्क एनर्जी थ्योरम वैलिड कब बोलते हैं हम, देखो कंसेप्ट मैं आपको एक्सप्लेन करके बताता। वर्क एनर्जी थ्योरम हमारा तब पॉसिबल है जब नॉन कंजर्वेटिव फोर्स ना रहे और कोई वर्क डन ड्यू टू कोई एक्सटर्नल ना रहे, ये दो चीजें अगर नहीं रही सपोज, ठीक है, तभी हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा सकते हैं, ठीक है। डायरेक्टली तो हम अप्लीकेबल नहीं कर सकते, इसको पॉसिबल ही नहीं हो। तो ये कंसेप्ट ध्यान में रखना है आपको। यहाँ पे इस केस में देखो, अभी यहाँ से लेकर यहाँ तक तो वर्क डन जो हो रहा है वो ड्यू टू द फ्रिक्शनल फोर्स होगा, यानी यहाँ पे नॉन कंजर्वेटिव फोर्स तो एग्जिस्ट कर रहा है। तो डायरेक्टली तो हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो नहीं लगा सकते। ये चीज ध्यान में रखना है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कैन बी वैलिड व्हेन देयर इज अब्सेंस ऑफ, ये अगर अब्सेंट रहे, ये दोनों चीजें अगर अब्सेंट रहे, यानी लॉ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से होने वाला वर्क डन और एक्सटर्नल फोर्स की वजह से होने वाला वर्क डन अगर हम जीरो कंसीडर कर पाए या तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा दिए हुए कंसेप्ट में, तब हम वहां पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा सकते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी फाइनल इज इक्वल टू टोटल मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल, इसका कॉम्बिनेशन है, जिसको हम काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल, इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो ये तो वैलिड नहीं होगा यहाँ पे भी, यानी 80-90% केसेस में वैलिड है जहाँ पे ये वाले जो कंपोनेंट है वर्क डन के ड्यू टू द नॉन कंजर्वेटिव फोर्स या तो एक्सटर्नल फोर्स की वजह से होने वाला वर्क डन अगर अवेलेबल नहीं रहा, देन वी कैन जस्ट यूटिलाइज दिस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो इतनी चीजें आपको तो मालूम होनी चाहिए। अभी हमारे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया, मैं आपको फिर से रिपीट करता है। ये वाला ब्लॉक है जो शुरू में रेस्ट पोजीशन पे, अभी शुरू में रेस्ट पोजीशन में, इसके बाद मैंने इसको रिलीज किया, तो बी पोजीशन को क्रॉस करने के बाद फिर वो हॉरिजॉन्टल कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, और ये ग्राउंड सरफेस से हमें हाइट दी 1 मीटर, राइट। समझ में आ रहा है। बी पोजीशन को क्रॉस करने के बाद, यानी ये वाला जो स्मूथ सरफेस है ए से लेकर बी तक जो है, ए से लेकर बी तक ये पूरा का पूरा स्मूथ सरफेस है, स्मूथ पोर्शन है। और बी के बाद ये जो हॉरिजॉन्टल पोर्शन दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो ये वाला पोर्शन जो होगा, ये वाला होगा आपका रफ सरफेस, और उसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स आपको दिया है जो कि 0.20 कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स है, म्यू की क्वांटिटी। अभी अगर मैं x की क्वांटिटी निकालना चाहूँ तो
उससे पहले देखो, अगर आपने इस एग्जांपल को थोड़ा ऑब्जर्व किया होगा तो मैंने बोला कि ये शुरू में रेस्ट पोजीशन में, और जाहिर सी बात है कुछ डिस्टेंस ट्रैवल जब करेगा और यहाँ पे जब आएगा तब इसकी फाइनल वेलोसिटी भी कितनी होगी आपकी, जीरो होगी। फाइनल वेलोसिटी भी कितनी होगी, जीरो होगी। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे वर्क एनर्जी थ्योरम अगर अप्लाई करता हूँ, वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है, जो कि 100% इन एनी केस कैन बी वैलिड, सब जगह पे हम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, 100% हम सब जगह पे इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो वर्क एनर्जी थ्योरम का जो मीनिंग होता है, या तो वर्क एनर्जी थ्योरम जो स्टेटमेंट जारी करता है वो होता है वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, जितने भी फोर्सेस उस ब्लॉक के ऊपर, उस पार्टिकल ऊपर लग रहे हैं, वो सारे फोर्स की वजह से होने वाला इंडिविजुअल वर्क का एडिशन करते हैं हम। इट मींस वर्क डन ड्यू टू ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू क्या लेते हैं हम, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इट मींस फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। ये वाला हमारा हो गया वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है, जो जाहिर सी बात है सबको मालूम होना चाहिए, सिंपल है। तो अभी इस केस में देखो, वर्डन बाय ऑल द फोर्सेस, तो फोर्सेस कौन कौन से लग रहे हैं यहाँ पे, एक तो पहला ग्रेविटी रहेगा, नीचे आ रहा है तो हम लिखेंगे वर्डन ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। दूसरा जो लग रहा है वो लग रहा है फ्रिक्शनल फोर्स, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, तो वर्डन ड्यू टू द फ्रिक्शनल फोर्स लेंगे हम, इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी इसकी, फाइनल वेलोसिटी जीरो, तो ऑब्वियसली यहाँ पे फाइनल काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी। ठीक है, और माइनस इनिशियल जो काइनेटिक एनर्जी वो भी जीरो, क्योंकि इनिशियली आपको बोला गया है कि पार्टिकल कौन से पोजीशन पे, रेस्ट पोजीशन पे। तो इतनी बात तो आपको समझ में आई हुई कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी भाई जीरो है, इनिशियल भी जीरो है, तो नेट दोनों की जीरो होगी, जीरो माइनस जीरो जीरो। ठीक है, तो ऐसा लिख दिया मैंने। रही बात अभी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वर्डन कितना होगा, तो आपको एक चीज तो मालूम है, ग्रेविटेशनल फोर्स इज कंप्लीटली कौन सा फोर्स है, प्योरली कंजर्वेटिव फोर्स है। और उसके थ्रू जो होने वाला जो वर्डन है, देखो एक कंसेप्ट आपको एक्सप्लेन कर देता है, ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ प्योरली कंजर्वेटिव फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है यहाँ पे वेट के फॉर्म में जो हमें एग्जिस्ट हो रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स, ये प्योरली कौन सा फोर्स होता है, कंजर्वेटिव फोर्स होता है। और कंजर्वेटिव फोर्स का जो मैकेनिज्म है वो बताता है कि भाई कंजर्वेटिव फोर्स ने जितना भी वर्डन किया होगा, ठीक है, वो बेसिकली इनिशियल और फाइनल पोजीशन के ऊपर डिपेंड होगा, इनिशियल और फाइनल पोजीशन। ठीक है, तो हम मान के चलते हैं ये वाला पाथ का जो नेचर होगा, पाथ का जो नेचर होगा, इट कैन नॉट अफेक्ट ऑन द वर्डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स। इतनी बात तो सबको मालूम होनी चाहिए कि कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से होने वाला वर्डन भाई इनिशियल और फाइनल पोजीशन के ऊपर डिपेंड होता है। ठीक है, वो तो नेचर और पाथ लेंथ के ऊपर तो डिपेंड नहीं होता, राइट है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, वर्डन ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स कितना आएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स देखो, ग्रेविटेशनल फोर्स आएगा आपका mg जितना, ठीक है, और इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट अगर मैं बात करूं, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लग रहा है, इनिशियल पोजीशन है, फाइनल पोजीशन है, जो इसके बराबर ही है। ठीक है ना, फाइनल पोजीशन यही पकड़ के चलो आप, तो ये इसके पैरेलल ही हो। ठीक है ना, तो इनिशियल पोजीशन है, फाइनल पोजीशन है, तो जाहिर सी बात है mg इनटू जो डिस्प्लेसमेंट आएगा, देखो mg होगा हमारा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होगा हमारा 1 मीटर। ठीक है, इनटू एंगल कितना आएगा, अभी फोर्स की डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन दोनों ही सेम है, तो कॉस ऑफ जीरो यानी 1 आएगा, तो वो लिखने की जरूरत नहीं। तो mg इनटू 1 डिस्प्लेसमेंट हुआ इनटू एंगल कॉस जीरो की वैल्यू 1 प्लस यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से होने वाला वर्क डन, तो हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक निकालना पड़ेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है यहाँ से लेकर यहाँ तक तो सिंपली फ्रिक्शनल फोर्स तो नहीं होगा, क्योंकि स्मूथ सरफेस प्रोवाइड किया है, ये वाला हमें गिवन डाटा है, राइट है। तो ए से लेकर बी तो हम फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से होने वाला वर्क डन तो कैलकुलेट नहीं करेंगे। ठीक है, पॉसिबल ही नहीं हो, क्योंकि वहाँ पे म्यू ऑब्सेंट है। तो बी के बाद का अगर मैं वर्क डन निकालूं ड्यू टू द फ्रिक्शनल फोर्स, तो फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है वर्क डन ड्यू टू द फ्रिक्शनल फोर्स हम कैसे लिखते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट जो कि हमने एक्स कंसीडर किया है, जो कि हमें निकालना है, इनटू कॉस ऑफ थीटा लेते हैं। ठीक है ना, तो कॉस ऑफ थीटा की क्वांटिटी अल्टीमेटली मैंने इज इक्वल टू 0, थीटा की क्वांटिटी अल्टीमेटली हम निकाल लेंगे भाई कि डिस्प्लेसमेंट आगे हो रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स जाहिर सी बात है पीछे की डायरेक्शन पे लगेगा। ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी को या तो डिस्प्लेसमेंट को फ्रिक्शनल फोर्स ऑलवेज क्या करता है, अपोज करता है। ठीक है ना, ये चीज आपको मालूम होनी चाहिए। अभी कांसेप्ट के हिसाब से देखो, हमें mg दिया है, देखो वेट दिया है, अल्टीमेटली हमें क्या दिया है, mg दिया है, इतनी बात तो आपको समझ में आनी चाहिए। मास नहीं दिया हमें, वेइंग मास दिया है, अल्टीमेटली वेट दिया हमें 10 न्यूटन। ठीक है, यूनिट से पता चल रहा होगा आपको। तो यहाँ पे mg के कोऑर्डिनेट डायरेक्टली डाल दो, कितनी 10 into 1 10 प्लस फ्रिक्शनल फोर्स कितना होता है भाई, फ्रिक्शनल फोर्स अल्टीमेटली यहाँ पे अगर ब्लॉक आ गया है, सपोज इस केस में यहाँ पे ब्लॉक आ गया है,
तो फ्रिक्शनल फोर्स तो हमारे कंसेप्ट के हिसाब से म्यू इंटू एन होता है, इंटू डिस्प्लेसमेंट एक्स और इंटू कॉस ऑफ थीटा यानी कॉस ऑफ 180, ठीक है ना, इज इक्वल टू 0 आएगा। तो अभी देखो इसको हम अगर सॉल्व करते हैं सपोज, तो रिलेशन क्या आएगा, 10 प्लस म्यू की क्वांटिटी हमारे पास 0.2 0.2 लेते हैं इंटू एन कितना है भाई हमारे पास, एन इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो अभी एन तो ऊपर होगा, एन मस्ट बी इक्वल टू कितना आएगा, mg आएगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल सरफेस भी एन की क्वांटिटी एक्जैक्टली कितनी होती है, उसकी वेट बराबर होती है, ठीक है। अगर इंक्लाइन प्लेन लेते हैं हम सपोज, तो एन की क्वांटिटी mg cos थीटा आती है, ये चीज आपको मालूम होगी, ठीक है, एंगल ऑफ रिपोज में आपने कई क्लासेस में पढ़ा होगा शायद। तो 0.2 और यहाँ पे एन की क्वांटिटी हम लेंगे कितना, mg लेंगे, ठीक है, ये वाली ली मैंने mg, ओके, और इनटू ये वाला हो गया हमारा फ्रिक्शनल फोर्स, और इनटू x जो कि हमें निकालना है, और इनटू cos ऑफ 180 कितना आएगा, -1 आएगा, इज इक्वल टू 0, राइट। तो कंसेप्ट के हिसाब से देखो अभी mg तो हमारे पास में mg कितना है, 10 है, ओके, mg 10 है, तो यहाँ पे 10 प्लस 0.2 इंटू 10 इंटू x इंटू -1 इज इक्वल टू 0। अभी सिंपल कैलकुलेशन करना है, कितना आएगा, 10 प्लस यहाँ पे 0.2 इंटू 10 2 इंटू x इंटू -1 इज इक्वल टू 0। ये 10 अगर उस साइड पे रेज्यूम है सपोज, तो ये कितना आएगा, -2x इज इक्वल टू -10 आएगा, तो x इज इक्वल टू सिंपली कितना बनेगा हमारा 5 मीटर। तो यहां से पता चला आपको कि जब ए से लेकर बी तक आएगा तो बी के बाद जो हॉरिजॉन्टल सरफेस मिल रहा है, जो कि एक्चुअली एक रफ सरफेस है, ठीक है ना, तो एक्चुअली कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है वो 5 मीटर। देखो कंसेप्ट क्वेश्चन बहुत सिंपल है, लेकिन मैकेनिज्म कौन सा यूज करना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे डायरेक्टली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई करना शुरू कर देते हैं, जो कि गलत होगा यहाँ पे, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को डिस्कस करने का मतलब यही है कि आपको पता होना चाहिए कि कौन सा रिलेशन आपको डायरेक्टली यूज करना है और कौन सा नहीं करना है, ठीक है। तो एक चीज तो कंफर्म होगी कि भाई सरफेस में दिए हुए जो भी मैकेनिज्म होगा, जो भी एग्जांपल होगा, जो भी डाटा होगा, उसमें अगर ये दो चीजें आपको प्रेजेंट मिली सपोज, ठीक है ना, ये वाली, तो आपको वर्क एनर्जी थ्योरम का रिलेशन यूज करना पड़ेगा, ठीक है। अदरवाइज ये अगर नहीं रहते तो मैंने आपको पहले ही बोला कि आपको क्या यूज करना है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। जाहिर सी बात है, ठीक है, कैलकुलेशंस करेक्ट है हमारे, x इज इक्वल टू 5 मीटर, ओके, ठीक है। और सिंपल लेवल का क्वेश्चन था, इसका स्टेटमेंट आपको आई थिंक एससी वर्मा में मिलेगा, मैंने आपको डाटा देके डायरेक्टली क्वेश्चन को सॉल्व किया है, ठीक है। वर्क पावर एनर्जी का एससी वर्मा का कंटेंट देखो आप, और सुपर एग्जाम्पल है, ओके, ठीक है।